जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर और संभावित प्रश्नों पर आधारित 1 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक। ठीक है, जैसा कि प्रश्न हमको पहला नज़र आ रहा है कि यदि A/V = 2:3 है और B/C = 2:5 है तो हमें A/B/C की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आप देखेंगे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले A/B और C लिखेंगे, ठीक है ना। A/B/C लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे A और B की, भाई A का मान दे रखा है 2 और B का मान दे रखा है 3। कितना दे रखा है, A का मान दे रखा है 2 और B का मान दे रखा है 3। नोट करेंगे। फिर वहीं पर B/C दे रखा है, भाई B की वैल्यू दे रखी है 2 और C की वैल्यू दे रखी है 5। तो हम लोग ऐसे करेंगे, सिंपल तरीका है। सबसे पहले ABC कर लेना। ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले A और B की वैल्यू नोट करेंगे, फिर B और C की वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करेंगे भाई, 2 दूनी 4। क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और ऐसे करेंगे 3 पंजे 15। तो देख पा रहे हैं आप 4:6:15, 4:6:15, अर्थात आपका जो ऑप्शन है ए वो एकदम ठीक है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे, देखिए प्रश्न नंबर 2 मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग बनाएं प्रश्न नंबर 2 को। लिखा है यदि P का P% 36 है तो P जिसके बराबर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको समझाना है। ठीक है, चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक, क्या कह रहा है, P का P% कितना है, 36 है और आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ P। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले P का बोल रहा है मतलब मल्टीप्लाई, P% मतलब P/100। ठीक है, याद रखिएगा P का मतलब P और का बोला उसने, का की के जो होते हैं मैथ के अंदर या जो इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है उसका मतलब इनटू होता है। ठीक है, P% का मतलब है P/100 इक्वल टू कितना दे रखा है, 36। हम इसको हल करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, P की P से गुणा करेंगे, P² आएगा। आपको मालूम है कि ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 की 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3600। कितना आएगा, 3600। आपको शायद जानकारी होगी कि मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, वर्गमूल लेंगे हम। और आपको पता है कि भाई 3600 किसका वर्गमूल होता है, 60 का। किसका होता है, 60 का। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आप ऐसे देख सकते हो, 36 का 6 हो गया और 2 0 का 1 0 हो गया, मतलब P की वैल्यू क्या होगी, 60। अर्थात C ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग जो प्रश्न है तीसरा वो पहले खुद से बनाएं, उसके बाद आप देखें कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन को करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक 800 मीटर, कितना, 800 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है। चाल बताना है किलोमीटर पर घंटे में। कैसे बताना है, किलोमीटर पर घंटे में बताना है। क्या कहा है मैंने, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है और कहा जा रहा है 4 किलोमीटर पर घंटे में बताना। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, इस प्रश्न को करने का सिंपल सा तरीका क्या है, इस प्रश्न को करने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़ते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी पढ़ते हैं ना। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, क्लियर है। जब चाल बराबर दूरी बट्टा समय पढ़ते हैं तो मुझे आप एक बात बताइए सिंपल सी कि भाई डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 800 मीटर। कितना दिया है, 800 मीटर, है ना। तो आप, लेकिन आपसे दूरी पूछी कैसे, किलोमीटर में पूछी, क्या में पूछी है, किलोमीटर में। ठीक है, हम लोगों ने इसके 2-3 तरीके पढ़े हैं। एक पढ़ा है कि 5/18 से गुणा करना या 18/5 से गुणा करना, लेकिन वो चीज भी आती कैसे है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। 800 मीटर है, इसे किलोमीटर में जाना है तो हम 1000 से भाग लगाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया, डिस्टेंस।
अब टाइम की बात करें, टाइम हमें दे रखा है सेकंड में, टाइम दे रखा है सेकंड में, कितना दे रखा है देखेंगे हम लोग। हमें यहाँ पे जो टाइम है वो दे रखा है, कितना दे रखा है देखते हैं, दोबारा से देखते हैं इसको हम लोग। भाई डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे 800, तो हम 800 लगाएंगे, बटे में समय लगाएंगे, सॉरी 1 मीटर को जब हम चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही 80 मीटर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, अपॉन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या दे रखा है हमको, 32 सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा है 32 सेकंड दे रखा है। तो हम 32 सेकंड के लिए क्या करेंगे देखते हैं भाई, 32 सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 32 लिखेंगे, ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे हम 3600 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3600। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको जवाब जो देना है सेकंड में नहीं देना है, घंटे में देना, तो घंटे में देने के लिए हम क्या करेंगे 3600 से भाग, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। अब आप जानते हैं कि 4th नंबर की चीज ऊपर पहुंचती है और ये चीज यहां पहुंचेगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिखेंगे 800, क्या लिखेंगे 800 गुणा 3600 अपॉन 1000 गुणा 32, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं भाई, 8 चौक 32 होता है, 8 धाई 80 होता है, ठीक है। ये 36 का 36 है, ये कट नहीं किया है मैंने, 4 से काटूंगा, 4 नीम 36, तो इसका मतलब है 10 नीम 90, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न जो देखते हैं कि कभी भी मीटर, अब आप डायरेक्ट क्या पढ़े, आप डायरेक्ट ये पढ़े हैं कि अगर स्पीड दी हुई है, बस स्पीड निकालना है आपको, ठीक है। अभी आपका दे रखा था 800 मीटर और यहाँ पे समय दे रखा था 32 सेकंड। डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे 1000 और 3600 से भाग नहीं लगाते तो आप क्या करते, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई जो करते वो करते 18/5 से, किससे मल्टीप्लाई करते 18/5 से, ठीक है, और 18/5 से तो मल्टीप्लाई करते। फिर यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करने वाले थे, देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते कैसे करके, देखिए 5 एकम 5, हम इसको 5 से काटते, 5 एकम 5 बचता कितना 3, 30 हो जाता, 5 छक्का 30, ठीक है। फिर हम लोग उसको सॉल्व करते कैसे, 16 धाई 160 और 16 दूनी 32, 2 से काटते, 2 नीम 18, तो 10 नीम 90, है ना, तब भी 90 आता। तो कहने का मतलब है, चाहे आप याद रख लीजिए कि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। वही उल्टा होता, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट से करना चाह रहे हो तो 103600 का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप बहुत जल्दी से, बहुत ही तीव्र गति से इसका आंसर निकालें, इसका करेक्ट आंसर दें, जल्दी से सॉल्व कीजिए भाई इस क्वेश्चन को। क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं अगर पढ़ने की बात है तो। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 बच्चों की औसत उम्र जो है, 13 बच्चों की जो औसत उम्र है वो 19 वर्ष है, ठीक है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, मतलब एक शिक्षक और आ जाए या एक शिक्षक की एज और जोड़ दी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष क्या करती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको उस शिक्षक की क्या निकालनी है, एज बतानी कितनी थी। एक्चुअली में देखिए 13 बच्चों की बात कर रहा है, 13 बच्चों की जो एज है वो 19 है, ठीक है, और 19 वर्ष है। एक शिक्षक और ऐड कर दिया, इसका मतलब है अब शिक्षक ऐड करने के बाद, शिक्षक ऐड करने के बाद हुआ क्या, देखिए भाई जब शिक्षक ऐड कर लिया तो यहाँ पर कितने लोग हो गए, यहाँ पे 13 के लोग, 13 की जगह लोग हो गए 14, ठीक है, क्योंकि 13 स्टूडेंट थे, एक शिक्षक और ऐड कर दिया, कुल 14 लोग हो गए। वहीं पर क्या कह रहे हैं, औसत उम्र जो है वो भी 1 वर्ष बढ़ रही है, मतलब पहले 19 वर्ष थी अब 1 बढ़ रही है, मतलब 20 हो गई। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, 19 का पहाड़ा लगाएंगे 13 में, 19 दूनी 38, 19 3 57 का 7 हासिल 5, 19 से कम 19, 19 और 5 होता है 24, कितना होता है 24। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे 14 दूनी 28, 280। अब आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस क्या आएगा, देखिए 280 में से 247 कम करने हैं, यहाँ पे हम लोग एक हासिल लेंगे, 10 में से 7 कम करेंगे 3, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 4 कम करेंगे 3,
कहने का मतलब है यहाँ पर 33, अर्थात उस टीचर की जो एज होगी वो 33 वर्ष होगी। कितनी होगी? 33 वर्ष होगी। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कहना चाह रहा है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ऐसे प्रश्न आप देखते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम हॉल में रिपीट होते हैं। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, आप देखते हैं कि कोई सा भी एग्जाम हो तो उस एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 21 संतरों का जो क्रय मूल्य है, 21 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, सबसे पहले क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी होता है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है। ठीक है, तो सीपी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 21 संतरों का क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी। ठीक, 15 संतरों का मतलब 15, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। आप जानते होंगे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जिस पे कोई चीज खरीदते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिस पर कोई चीज बेचते हैं। तो 21 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, आप अगर कट करना चाहें तो कट कर लीजिए, और नहीं कट करना चाहें तो मैं आपको बताऊं भाई, यहां पर जो सीपी है ये वाला, इधर का मान इधर होता है और इधर का मान इधर होता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, मतलब सीपी जो है वो आपका 15 है और एसपी जो है वो आपका 21 है। मुझे आप ही बताइए, सीपी मतलब जिस पर कोई चीज खरीदते हैं, एसपी मतलब जिस पर कोई चीज बेचते हैं। ठीक है, ये बताइए कि अगर कोई चीज 15 रुपए की खरीदी हमने और वही चीज हमने 21 रुपए की बेच दी तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जाहिर सी बात है फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 रुपए का फायदा है। कितने का? 6 रुपए का फायदा है ना। तो कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट लगाते हैं ऊपर। भाई सिंपल सी बात है, 15 वाली चीज 21 में बेच रहे हैं, 15 वाली चीज 21 में बेच रहे हैं, 6 रुपए का फायदा कमा रहे हैं ना। बट में हमेशा सीपी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? सीपी लगाते हैं। और सीपी हमारे पास कितनी है? 15, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई 5 3 15 होता है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कहने का मतलब है 20 दूनी 40, तो 40% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी क्रम में अब मैं चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने पहले कोशिश की, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 को भी ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, डिस्काउंट से आ चुका है, बट्टा से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और मैं चाहूंगा कि आप इसका करेक्ट आंसर दें। ठीक है, आप इसका करेक्ट आंसर दें। तो कैसे करेंगे आंसर इसका? देखिए, सिंपल सी बात क्या है, क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे कि 40% तथा 30% की, 40% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं। तो निवल कह लीजिए, नेट, या फिर समतुल्य कह लीजिए। क्या कह लीजिए? समतुल्य। आप लोग बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे वो आपसे निवल कहे चाहे आपसे समतुल्य कहे। अब कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे पता है? उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कह रहे होंगे एक चीज पर पहले हमने 40% का डिस्काउंट दिया, बाद में 30% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब सर इसमें करना क्या है? 40 30 70% होता है और वो टिक कर देंगे। जबकि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैं बताता हूं। कभी भी लगातार 2 डिस्काउंट आपकी बात करे, निवल डिस्काउंट पूछे आपसे या समतुल्य बट्टा पूछे आपसे, तो ऐसे प्रश्न को करने का सिंपल सा तरीका ये है कि भाई 40% के डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम 40% डिस्काउंट की बात करेंगे, और फिर 30% डिस्काउंट की बात कर रहा है तो हम लोग 30% डिस्काउंट की बात करेंगे। सिंपल सी बात है कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अब आपको कहोगे सर फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ ऐसे निकालते हैं भाई। 40% है ना, परसेंट जब भी हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। और आप जानते हैं 20 दूनी 40 होता है, 20 पंजे 100 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 2/5 आ गया। कितना आ गया? 2/5। ऐसे ही आप 30% की वैल्यू देखेंगे तो 30% का मतलब है 30/100, एक 0 से एक 0 कट गया तो आप कहेंगे सर 3/10 आ गया। ठीक है, मतलब डिस्काउंट निकालने का तरीका ये होता है, डिस्काउंट मतलब माइनस करना, है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई 5 रुपए की चीज थी, आपने 2 का डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपए की चीज पर 2 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 3 रुपए की चीज आपने सेल की है। ऐसे 10 वाली चीज आपने 10 पे 3 का डिस्काउंट कर दिया, इसका मतलब 7 रुपए की चीज आपने सेल की है। ठीक है, मुझे आपको क्या चाहिए? निवल छूट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 3/5 करूंगा, गुणा करूंगा 7/10।
ठीक है, मतलब डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू मिले उसकी गुणा कर दो। आप देख सकते हैं 3 सत्ते 21 होता है और 5 ढाई 50 होता है। 3 सत्ते 21 और 5 ढाई 50, ठीक है, 3 सत्ते 21 होता है और 5 ढाई 50। अब आप देख पा रहे होंगे डिस्काउंट कितने का कट रहा है भाई, डिस्काउंट कितने का कट रहा है। अब आपको सर डिस्काउंट यहाँ पर तो साफ साफ नजर आ रहा है, कितने का, 29 का, कितने का, 29 का, किस पर, 50 पर, और गुणा करेंगे आप 100। ये क्वेश्चन अभी आप जब 5-6 क्वेश्चन जब लगातार लगाएंगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बाकी तो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ही आपको, कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत फास्ट वे में। तो वहां पर मैं आपके सभी टाइप्स जो हैं जो आपके एग्जाम्स हॉल में पूछे जाते हैं सब पे चर्चा करूंगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 29 दूनी कितना होता है, 58%। आप समझ पा रहे हैं, तो आप 70% टिक मत करिएगा, आंसर क्या होगा, 58% होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो आप करते आए होंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में समझिए, जब भी हमें फॉर्मूला लगाना हो तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि फॉर्मूला आप याद कर लें। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि अगर उन्होंने कहा कि 40% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब है -40, ये मान लीजिए ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। 30% का डिस्काउंट दिया मतलब -30, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। जब भी आपको समतुल्य बट्टा निकालना है तो आप याद रखेंगे फॉर्मूला याद होता है a + b + ab/100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, a की वैल्यू लगाएंगे -40, b की वैल्यू लगाएंगे -30 प्लस फिर लगाएंगे -40 गुणा -30 बटे में 100। हम 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है भाई, 40 3 70 होता है, ठीक, और ये माइनस देखिए 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 हो गया, और ये माइनस खुद से प्लस बन गया, ठीक है। तो ये खुद से प्लस बन गया और ये तो प्लस है ही। 70 में से 12 कम करेंगे हम तब भी हमें क्या मिलेगा, -58, और माइनस बता रहा है कि यहाँ पर फाइनली डिस्काउंट हो रहा है, छूट हो रहा है, छूट दी जा रही है कितने की, 58% की, तब भी आपका आंसर 58 ही है। तो कहने का मतलब है चाहे आप फॉर्मूला यूज करें और चाहे तो फॉर्मूला ना यूज करें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसमें चाहे 2 डिस्काउंट कटवाए, चाहे 3 कटवाए, चाहे 4 कटवाए, आप सारे आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए आप, हाँ बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 20 मजदूर वाला। आप ये भी क्वेश्चन देखते होंगे, ये क्वेश्चन भी खूब आराम से एग्जाम हॉल में खूब तबाही मचाया हुआ है। कोई भी एग्जाम हो, बड़ा हो छोटा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन देते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 20 मजदूर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप सबने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट M1D1 = M2D2, पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो देखिए भाई M1 का मतलब है मजदूर कितने दे रखे हैं, 20, और कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। M2 कितना है भाई, 24 मजदूर है। D2 पता नहीं है, पता बताना है। तो आप क्या करेंगे, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 ढाई 20। तो कहने का मतलब है D2 कितना आ गया, 10 दिन। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो M1D1 = M2D2 लगाइए और आप बहुत जल्दी से आंसर पाइए, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास रखा गया है। ये भी टाइम एंड वर्क को लेकर है, तो इसको भी देखते हैं हम, आप बाकी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कि ए किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है। ए जो है किसी काम को करता है 15 दिन में, और वे जो है उसी काम को करता है 30 दिन में, और दोनों मिलकर, हाँ भाई बिल्कुल, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाई ए जो है उस किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। वी जो है किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों जब साथ साथ मिलने की बात करें तो मैं आपसे कहूंगा 15 और 30 का एलसीएम लीजिए, 15 का और 30 का एलसीएम लीजिए, जो कि कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30। भाई जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो आराम से ऐसे करके, सब जानते ही हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो 30 एलसीएम आ गया। जब 30 एलसीएम आ गया, 15 का पढ़ा 30 तक पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 30 का पढ़ा 30 तक पढ़ेंगे, 30 से कम 30। तो कहने का मतलब है कभी भी जब साथ साथ मिलने की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितना यूनिट काम हुआ है, 30, ठीक है। कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 2 और 1 3,
तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 थाई 30। कहने का मतलब है यहाँ पर दोनों अगर साथ साथ मिलकर आ जाएं तो काम को महज 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं? 10 दिन में। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है ये देखिए आप, ये क्वेश्चन भी आजकल खूब ट्रेंडिंग में छाया हुआ है, क्योंकि बच्चा एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ता है तो एलसीएम एचसीएफ के जो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जो बहुत ही तरीके से उन्होंने कहा 240 का एलसीएम बताइए या 240 का एचसीएफ बताइए तो आसान है, लेकिन जहां फ्रैक्शन फॉर्म दी होती है और वहां आपसे कहा जाए इसका हमें एलसीएम बताना, तो कैसे बताएंगे? देखिए, कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे एलसीएम पूछे, क्या पूछे? एलसीएम पूछे, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे समझते हैं। कभी भी हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में अगर दिया हुआ है और आपसे लघुत्तम पूछा है, लघुत्तम मतलब लाशा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती मतलब लाशा या एलसीएम। तो जब भी लाशा पूछे तो आप क्या करेंगे? जो भी अंश है, ठीक है, तो अंश का क्या किया करेंगे? लाशा लिया करेंगे, ठीक है, और जो भी हर में है उस हर का क्या किया करेंगे? हर का हमेशा क्या करेंगे? मासा। कोई दिक्कत नहीं है, हर अंश का हमेशा लाशा क्या करेंगे? हर का हमेशा मासा क्या करेंगे। अगर मासा पूछा जाता मतलब महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ पूछा जाता तो आप क्या करते? तो आप उल्टा कर देते। उल्टा क्या करते भाई? फिर हम अंश का मासा करते और हर का लाशा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर 2 और 3 का हमें क्या लेना है? लाशा लेना है। 2 और 3 का लाशा कितना आएगा? 6 आएगा। ये तो बहुत आसान है। हर का मासा भाई, अब देखो 3 और 4 में मासा का मतलब होता है कॉमन। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिखते हैं। इसका मतलब है हमारा आंसर करेक्ट क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया करेक्ट 6। क्या करेक्ट हो गया? 6। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत क्वेश्चन देखते जल्दी से इसका आंसर टिक कर दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई बताएगा वही आंसर क्या है? तो चलिए मैं बात को चर्चा में आगे बढ़ाता हूं। और क्या है क्वेश्चन? एक वर्ग के एक बिकड़, एक वर्ग के एक बिकड़ की लंबाई जो है 15√2 सेंटीमीटर है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी वर्ग का जो बिकड़ है वो बिकड़ कितना होता है? किसी वर्ग का जो बिकड़ है वो a√2 होता है। कितना होता है? a√2। याद रखेंगे, a होती है इसकी साइड, भुजा। ठीक, जब भी बिकड़ पूछा जाए, बिकड़ की लंबाई दे रखी हो तो आप a√2 लगाएंगे। ठीक है, और a√2 बराबर कितना दिया है? 15√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है साइड आपकी कितनी आ गई? 15, भुजा आपकी आ गई 15। और आपसे पूछा क्या गया? इसका क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर कर देंगे, और जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसका मतलब है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 225। ठीक, तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को जब हम डिस्कस करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या की नई श्रेणी माध्य बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पलक झपकते ही सेकंडों में भी आंसर कर सकते हैं। कैसे? याद रखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि इतनी संख्याओं का समांतर माध्य इतना है और प्रत्येक शब्द लिखा हो, क्या? प्रत्येक। अगर वो कहता कि प्रत्येक में से 2 घटा दिए जाए, जैसे यहां जोड़ने की बात कर रहा है, अगर कह देता 2 घटा दिए जाए तो हम क्या करते? इस 35 में से 2 घटा देते तो हमारा आंसर हो जाता 33। अगर कहता कि प्रत्येक में मैं 2 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं? 2 से गुणा, तो कुछ मत करिए, सिर्फ जो भी समांतर माध्य है उसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो हमारा आंसर आता है 35 दूनी 70। अगर भाग करने की बात करें तो 35 को 2 से भाग कर दीजिए, जो कि हमारा आंसर आएगा 17.5। लेकिन इसने यहां पर क्या कहा है? प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए। तो मैं आपसे कहूंगा जब प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो आप 35 में 2 जोड़ दीजिए, और 35 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आएगा 37। कितना आंसर आएगा? 37, जो कि आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, ऐसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर जो 12 है
ये देखिए रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी का तो बहुत ही दुलारा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से देहरादून से दिल्ली जाती है, ठीक। 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात करनी है। क्या करेंगे ऐसे प्रश्न को? दोस्तों कभी भी ऐसा हो कि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो किसी स्पीड से, और दूसरी चीज पहली जगह आ रही हो किसी स्पीड से, और कभी भी उनकी औसत गति पूछी जाए। क्या पूछी जाए? औसत गति। तो आप छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। जब भी औसत गति पूछे छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। इसका मतलब है ये जो पहली डिस्टेंस दे रखी है ये x हो गया, और जो दूसरी डिस्टेंस दे रखी है ये y हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 2 गुणा 40 गुणा, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 60। अपॉन में x प्लस वाई का मतलब है 40 प्लस 60। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 गुणा 40 गुणा 60 लिखा हुआ है। बट्टी में हमारे पास 40 और 60 100 होता है, जिसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जिसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, अब क्या बचेगा यहाँ पे? 4 दूनी 8 और 8 छंग 48। 4 दूनी 8 और 8 छंग 48 मतलब 48। तो आपकी स्पीड जो आ गई 48 किलोमीटर पर घंटा आ गई, ठीक है ना। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि क्या करना है। मैं तो कहूंगा कि आपके पास टाइमिंग वहां कम होता है, कॉन्सेप्ट जितने आप ओरली मुंह जबानी याद रखेंगे तो उतना आपको फायदा है ना, उतना आपको फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि आपके पास समय कम होता है और आप जितना जल्दी से, जितनी शीघ्रता से क्वेश्चन को क्या करेंगे, जितनी शीघ्रता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे, तो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही कम टाइम आप खर्च करेंगे किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और देखते हैं इसका आंसर कौन करेक्ट बता पा रहा है। इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या है। कह रहे यदि किसी वृत्त की परिधि जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की जो परिधि है वो हमें कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर? वृत्त की जो परिधि है वो हमें कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ओके, सबसे पहले तो ये देखिए बच्चों, वृत्त की परिधि कितनी होती है? बच्चों वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। कितनी होती है? याद कर लीजिए कॉन्सेप्ट। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r, ठीक है। और आपको दे कितना रखा है? 3 दे रखा है। मुझे यहां से अगर रेडियस पता करनी हो तो यहाँ पर 3 के बटे में क्या चला जाएगा? 3 के बटे में चला जाएगा भाई 2 पाई। क्या चला जाएगा? 2 पाई। तो रेडियस हमारे पास आ गई 3/2 पाई, ठीक है। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल बताइए। अब आप बताएंगे मुझे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर पाई को रहने दीजिए, और r की वैल्यू हमारे पास 3/2 पाई है। r की वैल्यू कितनी है? 3/2 पाई। तो आप यहाँ पर 3/2 पाई लगा देंगे, लेकिन यह स्क्वायर है इसलिए इसकी 2 बार गुणा, है ना। तो आप देखिए 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, आपके पास क्या बचा? 3 3 9 और 2 दूनी 4 पाई। आपके पास आंसर आ गया 9/4 पाई। क्या आ गया? 9/4 पाई, जो कि आपका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, 9/4 पाई, ठीक। इसी क्रम में हम लोग आगे और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और पूरे हम लोग अपनी इस प्रैक्टिस और संभावित प्रश्नों के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन का सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं, है ना। तो देखते हैं इस प्रश्न को कि कैसे बनाया जाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है 14, ठीक है। प्रश्न जो 14 है वो क्या है, समझें इस प्रश्न को कि एक आदमी अपनी आय का 25%, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मुझे स्पेस चाहिए और इसी वजह से मैंने क्वेश्चन को छोटा कर दिया। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का
25% भोजन पर, ठीक है, और अपनी आएगा 20% किराए पर, और अपनी आएगा 15% यात्रा पे खर्च करता है। उसके बाद उसके जेब में सिर्फ बचते हैं 6,000 रुपये। तो आदमी की कुल आय इनकम कितनी थी? अब देखिए यही तो होता है कि इंसान महीने भर काम करता है, जो भी सैलरी आती है उस सैलरी में भाई वो जिस मकान में रह रहा है उसका भी किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल देना है, बच्चों की एजुकेशन में भी देना है, चीज़ें खाने पीने में भी खर्च करना है। तो सब कुछ दे दा के कहीं 10% अमाउंट खर्च हो जाता है, कहीं 5% अमाउंट खर्च हो जाता है, कहीं 20% अमाउंट खर्च हो जाता है। फाइनली देखा जाए तो महीने के अंत होते होते उसके पास थोड़ा सा अमाउंट बचता है, और आपको उस अमाउंट से आइडिया बताना है कि उसकी सैलरी कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक आदमी अपनी आय का 25% भोजन पर। तो मैं हमेशा आपसे कहूंगा ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप हमेशा क्या कीजिए, 100 मानिए। टोटल अमाउंट कितना मानिए, 100%। कितना मानेंगे भाई, 100%, ठीक है। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 25% भोजन पे खर्च करता है, ठीक है। इसका मतलब 25% वो खर्च करता है भोजन पे, और 20% किराए पर, मतलब 20% उसने रेंट जहां भी रह रहा है वहां के किराए पे खर्च कर दिए। अपनी आय का 15% उसने यात्रा पे, यात्रा का मतलब ट्रैवलिंग करता है यहां से वहां, तो वो यात्राएं करने में 15% उसका चला जाता है, ठीक है। अंत होते होते उसके पास 6,000 रुपये बचते हैं। तो कुल मिला के मुझे एक बार बताइए, 100% अमाउंट था जिसमें से 25% ये, 20% ये, भाई 25 20 45 होता है, 45 और 15 60 होता है, मतलब 60% पैसा उसका खर्च हो गया। 60% पैसा उसका खर्च हो गया, मतलब उसकी पॉकेट में अभी भी शेष कितना बचा, बताओ अभी भी शेष कितना बचा? आप कहोगे सर अभी भी शेष उसके पॉकेट में, भाई जब 60 खर्च हो गया तो उसके मतलब है उसके पॉकेट में अभी भी 40% पैसा बचा है। और 40% पैसा हमें कितना दे रखा है, 40% की वैल्यू हमें दे रखी है 6,000 रुपये। तो शेष पैसों को शेष बचे हुए परसेंट के बराबर ही लगाएंगे। अब यहाँ से हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से काटेंगे भी 4 एकम 4, बचा 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20। इसका मतलब है 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आ गई 150। कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 150 आ गई, ठीक है। आपसे पूछा कि कितना अमाउंट था, बट टोटल अमाउंट तो 100% बनाना हमने, भाई 1% की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 15,000, मतलब उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो कितनी है, 15,000 है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो ठीक होगा वो होगा ए ऑप्शन, ठीक, ओके। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़े से एरर है, इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। क्या एरर है देखते हैं। x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास 110 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 110, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2x, ठीक है। यहाँ पे हमें 40 दे रखा है, यहाँ का हमें पता नहीं है, ठीक है। हमारे पास A B C D, ठीक है, अब सही है। तो कहने का मतलब है x का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको एक बात बताऊं, कभी भी आप याद रखिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल अर्थात आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। जब आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो मुझे बताइए बाहर वाला कोण कितना है, 110। इसका मतलब अंदर वाला कितना रहा होगा, अंदर वाला रहा होगा यहाँ पे 70। कितना रहा होगा, 70। आइडिया लग गया। जब बाहर वाला 110 है तो अंदर वाला कितना रहा होगा, 70, ठीक। अब आप जानते हैं कि भाई किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो मुझे बताइए 70 ये वाला हो गया, ठीक है, 40 ही हो गया, 70 और 40 कितना हुआ, 70 और 40 110 हो गया ना, 70 40 110 हो गया। तो हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, तो 2x और 40 और 70, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब 2x बराबर 7 4 11 110 हुआ। 180 की तरफ आप 110 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 70, और मैं 2 से इसको जब काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 35। कितनी आएगी, 35, जो कि आपका आंसर कौन सा ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। क्लियर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बढ़ाएंगे नेक्स्ट 16 वाला, ठीक है। 16 वाला देख लेते हैं। 16 वाला देखिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और
आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कि cos A प्लस साइन ए और cot A प्लस tan A, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखिए क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका, बताइए मुझे। cos A प्लस साइन ए और cot A प्लस tan A का सरलीकृत मान बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको दे रखा है कि cos A प्लस साइन ए और cot A प्लस tan A, तो मैं आपसे कहूंगा, आपको पता होगा कि cot बराबर क्या होता है। cot बराबर क्या होता है भाई, cot बराबर होता है cos A बटे साइन ए। ठीक, और tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है साइन A अपॉन cos A। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं भाई। साइन ए cos A का एलसीएम क्या आएगा, साइन A और cos A आएगा। ठीक, अब भाई cos की cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, और साइन की साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है ना। अब समझने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर हमें cos A प्लस साइन A दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है cot A प्लस tan A। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा cos A प्लस साइन A। और आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस वाली इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, ये मैं जो सर्किल कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू 1 बन गई। नीचे क्या बचेगा, केवल साइन A बचेगा और cos A बचेगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया। हम जब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार cos के बटे में रखेंगे साइन A और cos A को, और एक बार हम लोग साइन A के बटे में रखेंगे साइन A को और cos A को। तो क्या होगा, cos से cos कैंसिल, फिर क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल। तो यहाँ पे आपका 1/sin बचा जो कि cosec होता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे 1/cos बचा जो कि sec होता है। तो आप देख पा रहे होंगे आपका cosec A प्लस sec A, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक है। भाई ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर, तो ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन जनरली वो आपसे पूछ रहे हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री से जनरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो केवल और केवल 9th 10th या आप केवल 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ध्यान दे लीजिए, वही आपके लिए काफी है। वहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, बाकी तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, बाकी तुम्हें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, वो प्रश्न मैं आपको लेकर आऊंगा। तो जैसे अगला प्रश्न देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 17 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, राधा एक बैंक से साधारण ब्याज पर 20,000 रुपए उधार लेती है। आप जब कभी भी किसी से चीज उधार लेते हैं कोई भी, तो वो आपका मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। 2 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 3600 रुपए मिलते हैं, मतलब 2 वर्ष के टाइम के बाद वो 3600 रुपए ब्याज कहीं भी चुकाती है, देती है। तो ब्याज की दर बताइए, मतलब आपको ये बताना है कि तो 3600 रुपए तो दिए, लेकिन कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, मतलब किस दर पे दिए, कि 5% पे ब्याज उठाया था, 10% पे उठाया था, 20% पे उठाया था, कितने परसेंटेज पर ब्याज लिया था। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, SI बराबर PRT बटे 100। ये लगाओगे तो बहुत आसानी से एक ही बार में आंसर आ जाएगा। बाकी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक का कॉन्सेप्ट है कि हम इसका ओरल भी आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, जब मैं आपको ऐसा ही पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा। देखिए भाई, ऐसा ही आपको, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपए का ब्याज है, 3600 का। ठीक है, पी मतलब मूलधन होता है, मूलधन कितना दिया है, 20,000। कितना दिया है, 20,000। और आर पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, टाइम कितनी है, 2 वर्ष, और बटे में क्या होता है, 100। अब आप इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ के 2 0 से यहाँ के 2 0 कट हो गए, बचा क्या आपके पास, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 नीम 36, मतलब 9% आ गया, 9% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 9% के ब्याज पर पैसा उधार दिया गया है।
ठीक है। बाकी ट्रिक्स पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रिक आप देखेंगे। एक क्वेश्चन मात्र 8-10 सेकंड में आंसर आएगा आपका, ठीक है। अभी क्वेश्चन सिंपल था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, जबकि मैं फॉर्मूला डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाला, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला ही मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। देख पा रहे होंगे पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आजकल है ना बने हुए हैं, और आजकल ट्रेंड चल रहा है, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख पा रहे होंगे आप, मैं आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर छोटा फॉन्ट दिख रहा हो तो, कि एक मकान को बनाने में किए गए व्यय का जो ब्यौरा दे रखा है। कोई मकान बना रहे हैं जहां पे 60,000 रुपये खर्चा आ रहा है, सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि बतानी है, ठीक। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। यहाँ पे मजदूरी दे रखी है 90 डिग्री, सीमेंट दे रखा है 72 डिग्री, ईंट दे रखा है 54 डिग्री, इस्पात दे रखा है 54 डिग्री, निरीक्षण में खर्च हुआ 54 डिग्री, और लकड़ी में खर्च हुआ 36 डिग्री। अगर क्लियर ना हो तो मैं यहाँ से क्लियर करते रहूँ। क्या है भाई, देखिए समझिए कि यहाँ पर इस्पात का दे रखा है, किसका, इस्पात का दे रखा है कितना, 54 डिग्री, और ऐसे ही निरीक्षण का दे रखा है, निरीक्षण का दे रखा है कितना, निरीक्षण का दे रखा है 54 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही लकड़ी का दे रखा है कि लकड़ी वकड़ी की फर्नीचर डलवाया होगा, तो उसमें उनका खर्च हुआ है 36 डिग्री। ऐसे ही 90 डिग्री बता रहे हैं मजदूरी में, जो भी मजदूरी लेबर चली है उनको खर्च हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो ईंट है, ईंट वीट का खर्चा जो रहा है वो 54 डिग्री का रहा है। ऐसे ही बाकी बचा हुआ जो 72 डिग्री है वो सीमेंट विमेंट लग गया है इतने का। आपको पता होगा जब भी पाई चार्ट डिग्री में होता है तो टोटल उसका जो टोटल योग है सभी खंडों का वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे केवल सीमेंट पर सीमेंट की मद पर किए गए व्यय की धनराशि पूछी है, जो कि सीमेंट का जो हिसाब दे रखा है वो 72 डिग्री दे रखा है। बच्चों जब भी डिग्री दे रखा हो तो बट्टे में 360 लगाइए, क्या लगाइए, 360। अगर यही क्वेश्चन परसेंट में दिया होता तो बट्टे में 100 लगाते हैं, ठीक है। और गुणा करते हैं जितना अमाउंट होता है, अमाउंट हमारे पास कितना है 60,000, कितना है 60,000, तो हम इसकी गुणा करेंगे। गुणा कैसे करेंगे भाई, देखिए 0 से 0 होता है कैंसिल, और 36 से कम 36, 36 दूनी 72 होता है। अब आप देखिए 6,000 है और 6,000 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,000। मतलब सीमेंट पर जो खर्चा है वो 12,000 का रहा है, जो कि 12,000 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो अगर कट कर दें इसका तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हैं हमारे पास, एक 19 नंबर का और एक 20 नंबर का। 90 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अब दिख रहा होगा सबको साफ साफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो कह रहा है यदि एक सांख्यिकी, भाई थोड़ा सा ये एरर है, इस एरर को आप माइंड मत कीजिए, क्वेश्चन सिर्फ समझिएगा। एक सांख्यिकी आंकड़े का माध्य और माध्यिका जो है, मतलब माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 5, ठीक है। और उसकी जो माध्यिका है, माध्यिका दे रखी है, कितनी दे रखी है माध्यिका, माध्यिका दे रखी है 6। तो आपको बहुलक बताना है, ठीक है भाई। माध्य मतलब मेन होता है, माध्यिका मतलब मीडियन होता है, और बहुलक मतलब मॉड होता है, याद रखेंगे आप। तो मैं आपको दोस्तों एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि कभी भी बहुलक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बहुलक, और आपको माध्यिका और माध्य दिया हो तो मैं आपसे कहूंगा 3 गुणा माध्यिका, याद कर लीजिए, ठीक है। 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे और आप बहुलक निकाल पाएंगे। मतलब 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी हमारे पास 6 माइनस 2 गुणा माध्य, और माध्य कितना है हमारे पास 5। हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 18, 2 पंजे 10, और हमारे पास आंसर आएगा 8। क्या आएगा 8, जो कि ऑप्शन है सी, एकदम करेक्ट। इसी तरह से आज का अंतिम प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपके प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो, यदि एक चक्रवृद्धि, मैं इसको दोबारा से देख लेता हूं,
क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन जो 20 है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा अभी नए नए हैं, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है सीखने में, और बाकी सब थोड़े दिन में 2-4 बार में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये भी डिस्टर्बेंस जो छोटी छोटी हो रही है ये भी नहीं होगी। इतना तो आप समझदार हैं कि कोई भी काम अगर फर्स्ट टाइम किया जाता है तो थोड़ा सा उसमें अनकंफर्ट फील होता है, उसके बाद अपने आप कंफर्टनेस आ जाती है। यदि एक चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि नहीं है, चक्रवृद्धि है, याद रखेंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पर 3000 की ऋण दी गई, मतलब ठीक है इतने रुपए का क्या दिया गया, ऋण। ऋण मतलब जानते हैं आप, कर्जा, कर्जा मतलब ठीक है उधारी। धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो गई, 3993। तो ब्याज दर बतानी है आपको। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की ऋण दी गई, 3000 की ऋण दी गई मतलब कभी भी आप कोई किसी को पैसा उधार देते हैं वो मूलधन कहलाता है, और मूलधन को हम लिखते हैं प्रिंसिपल। क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल। और जो कि कितना दिया, 3000, ठीक है। मैं आपको रेशियो मेथड से बता दे रहा हूं। और 3 वर्षों में 3993 हो गई, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया, 3993 हो गया, ठीक है, ओके। तो ब्याज की दर बतानी है। मैं आपसे कहूंगा पहले इसको छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे करेंगे भाई, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 एकम 3। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट को मैंने छोटा कर लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपसे पूछा कितने साल का गया है बच्चों। अगर 2 साल का पूछा जाता तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का वर्गमूल ले लेता। 4 साल का पूछा जाता तो मैं इसके 4 के जोड़े बना लेता। इन्होंने पूछा 3 साल का है, इसलिए मैं घनमूल लूंगा। क्या लूंगा, घनमूल, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए, तो आप घनमूल ले लीजिए। अगर 2 साल का होता तो वर्गमूल लेता। 1000 का घनमूल क्या होता है, 10, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे आप, यहाँ पर 1331 का घनमूल क्या होता है, 11। भाई 10 10 14 1000 होता है ना, 11 11 में 121, 121 11 1331 होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट में लेकर, अगर प्रिंसिपल 10 रेशियो है, अमाउंट 11 रेशियो है, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज 1 रेशियो हो गया कि नहीं हो गया। ब्याज की दर पूछी, क्या पूछिए, ब्याज की दर। कभी भी ब्याज की दर निकालनी हो आपको तो आप क्या किया कीजिए, हमेशा ऊपर लगाया कीजिए ब्याज और नीचे लगाया कीजिए प्रिंसिपल और इंटू किया कीजिए 100। तो हमारे पास एक बार बताओ, 10 रुपये उधार लिए, किसी को 11 दिए हमने, इसका मतलब कितने रुपए का ब्याज दिया, 1 रुपए का, ठीक है। कितने पर, हमेशा हम लोग निकालते हैं प्रिंसिपल पर और गुणा करेंगे 100। 0 से 0 कैंसिल, मतलब हमारे पास हमें पता चल चुका है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% चल रहा था। कितना चल रहा था, 10%, ठीक है। तो आज के लिए भाई हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप सब मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बाकी अब जो भी असुविधाएं इतने दिनों से चल रही थी वो दूर हो चुकी हैं। अब हम लोग कंटिन्यू आपके लिए पूरी जद्दोजहद से मेहनत करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से, हम हमारी टीम के माध्यम से, रंजीत सर के माध्यम से, दुर्गे सर के माध्यम से, कि जितना भी संभव हो पाए आपका सिलेबस आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। आप धन्यवाद।